नमस्ते भैया बहनों। आज हम संख्या के प्रकार के बारे में समझेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है एवं गणित में किस किस प्रकार से हम संख्या को समझ सकते हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। आप सबको प्रणाम। हमने संख्याओं के प्रकार इससे संबंधित हमने 15-20 प्रश्न लिए हैं जो आपको अच्छे से ध्यान से समझते जाना और ध्यान से सुनना। प्राकृत संख्या गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे यानी कि क्या मतलब गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, परंतु इसमें शून्य शामिल नहीं है। मतलब जैसे कि इसमें शून्य नहीं आता, फिर क्या आता है तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अपन कहीं भी जा सकते, लेकिन आखिरी में कोई अंत नहीं इसका, है ना। तो ये सभी क्या आती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें शून्य नहीं आता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अपन अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या क्या है। अगला प्रश्न क्या, पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्या परिवार में शून्य पूर्व संख्या शामिल करने पर पूर्ण संख्या परिवार प्राप्त होता है। देखो, प्राकृत संख्या में क्या है, 1 से अनंत तक, लेकिन उसमें शून्य नहीं आता। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जीरो भी शामिल कर लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अपन अनंत तक भी जा सकते हैं, है ना। पूर्ण संख्या में नहीं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। चलो तीसरे नंबर पर पूर्णांक संख्या। अगला क्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या का परिवार पूर्णांक संख्या परिवार होता है। मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो सहित जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे 20 सेंटर में जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। इधर अपन 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस आगे 4 माइनस, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन इधर क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें चिन्ह नहीं, यानी चिन्ह का जिसमें चिन्ह नहीं होता तो समझ जाना ये क्या है, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो सहित, जीरो भी आ गया, धनात्मक ऋणात्मक संख्या का परिवार पूर्णांक संख्या परिवार होता है ना। जिसमें शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको आई से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलो अब परिमेय संख्या को समझते हैं ना। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इनका उपयोग आप 5वीं से लेकर 10वीं तक की मैथ्स में एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको ध्यान से समझते जाना, है ना। परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जाता है।
दर्शाया जाता है ना। जहाँ जहाँ क्यू बराबर 0, जैसे जैसे 5 - 2 7/5 0 आदि, है ना। इस प्रकार से अपन ये परिमेय संख्या की पहचान, ठीक है ना। मेरा मानना आपको समझ में आ रहा है ना। न्याय ध्यान से समझना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो एक अपन एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 सही 7/5, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, आगे -1/3, तो वह संख्या जिसे पी क्यू के रूप में दर्शाया जाता है। तो जैसे 7 सही 7/5 या -1/3, है ना। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अपन अगले पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को समझना है ना। तो परिमेय संख्या, मूल अंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अपने को क्या करना है, मूल अंतर इसको समझना है। तो इसमें मूल अंतर क्या है, इसमें P/Q का रिजल्ट P/Q का रिजल्ट जो एक भागफल के रूप में आता है ना। आता है, ठीक है। जैसे उस भागफल की प्रकृति के ऊपर परिमेय परिमित संख्या परिभाषित है, यानी कि जो भागफल रहता है ना, उस भागफल की प्रकृति के ऊपर परिमेय और परिमित संख्या परिभाषित रहती है, यानी कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की परिभाषित है, आया आपको समझ में। मतलब में मूल अंतर क्या है, जैसे कि इसमें अपन ने इसको 1/3 के रूप में लिख सकते, जबकि अपरिमेय संख्या हो क्या, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी अपन इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा, जैसे अपन यह समझना, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा, ये करनी 2, ठीक है ना, ये करनी √5 7 करनी में, ठीक है ना। इनको इस प्रकार के, यानी कि इसको पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं करते, हम इसको ऐसे P=0, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, और परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या है ना। इनको परिमेय संख्या को पी क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते, जबकि अपरिमेय संख्या को पी और क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इनको करनी में आते हैं, लेकिन इनको अंश और हर में इनको नहीं दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलो अपन अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या एकीकृत रूप में वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या एकीकृत रूप में वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे
यहाँ पे मैंने लिखा 26/28। ठीक है, क्या लिखा 26/28। और इधर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 31 करनी हुई है ना। और इधर क्या लिखा 3/21। मतलब इनका समझ में आ रहा है। 26/28 ये क्या परिमेय संख्या, और मतलब अंडर रूट में जो 31 ये क्या अपरिमेय संख्या है ना। ये इनका क्या टाइप है, इनको इस प्रकार लिखा जाता है अपरिमेय संख्या को, और इसको बटे के रूप में लिखा जाता है। और वास्तविक संख्या इन दोनों का जब अपन एकीकृत करते हैं, मतलब यहाँ इस प्रकार के लिए जहाँ आपको सवाल देखिए, जहाँ पे बटा में भी संख्या होनी चाहिए ऐसे करनी में भी, तो समझ जाना वहाँ पे परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का क्या हुआ है, एकीकृत हुआ है। ठीक है ना, और आपको समझ में। चलो अपन आप अगले ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भाज्य संख्या। क्या लिखा है, भाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कि जो संख्या 2 के अधिक गुणनखंड हो तथा भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जिन संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड हो, एक तक स्वयं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, भाज्य संख्या को समझते हैं ना। सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ लेना। वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित ना हो, है ना। जो यानी कि एक से तो हो सकती है ना, लेकिन मतलब जिसमें एक का पूरा भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता, यानी वह संख्या जिसमें शेषफल नहीं बचता है, जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी और में से भाग तो चला जाएगा लेकिन शेषफल बचेगा, और जिसमें शेषफल बचेगा वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है ना। है ना, तो इसके अपन एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण कौन सी संख्या है, अपन लिखते हैं 2, क्योंकि 2 एक से भी जा सकता है और एक से भी विभाजित हो सकता है, 3 भी, है ना। क्योंकि 3 से जाएगा और 1 से 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें शेषफल एक बच जाएगा। फिर 4 तो चला जाएगा, 4 2 से चला जाएगा, इसलिए 4 भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 5 है, क्योंकि 5 से जा सकता है और 1 से। 3 से भी नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। 4 से भी नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा, है ना। इसी प्रकार फिर 7, ठीक है ना। तो ऐसे अपन फिर 11, ऐसे अपन भाग दे देकर भी कितनी भी परिमेय संख्याएं, मतलब भाज्य संख्या की जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब अपन इस पे अभाज्य संख्या भी आती, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या वो संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, ठीक है ना। तो अपन ने अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया है ना। तो यहाँ पे समझ जाना, ये अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित ना हो। वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित ना हो, है ना। मतलब कि भाज्य संख्या की वह संख्या जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए, है ना। तो अपन ने थोड़ी डेफिनेशन, वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो उसे
ये अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल समझ जाना है ना। वो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 है ना, वो संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अंक से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे कहीं जिसमें जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित न हो वो अभाज्य, और जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, आया आपको समझ में? चलो अपन अगले नेक्स्ट परिभाषा पर चलते हैं। देखो, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो किसी अंक है, डेफिनेशन लिखेंगे अपन, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, वो क्या कहलाता है? वास्तविक मान कहते हैं। किसे कहते हैं? वह अंक का, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। और इसे गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? इसे जातीय मान, अंकित मान भी कहते हैं ना। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। शुद्ध मान भी कहते हैं, है ना। तथा जैसे अपन संख्या लेते, कौन सी? जैसे अपन ने संख्या ली 2569, कितनी? 2569, हम 2569 संख्या ली। इसमें अच्छा ये बताओ मुझे, जो 5 का जातीय मान है वो क्या रहेगा? तो 5 का जातीय मान क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, है ना। तो 5 का जातीय मान है। 5 का जातीय मान क्या है? जातीय 5 मान है, ठीक है ना। और 9 का, फिर 9 का जातीय मान कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। यानी वास्तविक मान किसे कहते हैं? वह अंक का, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। वो चाहे किसी भी संख्या में रहे, वो जैसा रहेगा उसको वैसा ही लिखा जाएगा। जो शुद्ध होता है, अंकित होता है, वास्तविक होता है, उसको अपन कभी नहीं बदल सकते, है ना। ऐसे मान को अपन क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? वास्तविक मान, ठीक है ना। और गणित में अपन जो 5वें 6वें में सवाल करते हैं उसमें बहुत इसमें लिखे हुए रहते हैं। अब हम स्थानीय मान पे आते हैं। स्थानीय मान किसे कहते हैं? है ना, स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है ना। किसी अंक का वह मान, है ना, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष
स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अपन संख्या लेते हैं, यही संख्या लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा ना। 2569, ठीक है ना। इसमें अंक 5 दे रखा है ना, तो इसका स्थानीय मान क्या बनेगा? देखो, इसमें 5 और 9 का स्थानीय मान बताना, तो इसमें 5 का स्थानीय मान 500 और 9 का कितना रहेगा? 9 रहेगा, है ना। ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन लास्ट में अपन जानते हैं कि जब भी स्थानीय मान में लास्ट कोई अंक रहता है उसके पीछे शून्य नहीं लगाते, है ना। क्योंकि इकाई का स्थानीय मान एक इकाई रहता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। यदि 0 रहेगा तो वो 0 ही आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। वास्तविक मान जो नहीं बदलता है, और स्थानीय मान जो स्थान विशेष यानी क्या? जब अपन की संख्या का स्थानीय मान लिखते हैं सवाल में, तो उसमें जो संख्या रहती है वो संख्या तो आती है, लेकिन उसके बाद में जितने अंक आते हैं उतने शून्य लगा देते हैं ना। तो ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लें, तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो अपन अब सम और विषम संख्या पर चलते हैं। सम संख्या, है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है ना। विभाजित आप जानते हो, चलो डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया मतलब क्या? पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। देखो, डेफिनेशन लिखवाने के पीछे उद्देश्य ये है कि यदि आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो डेफिनेशन अपने को याद करना पड़ता है, तब अपन उस टाइप के यदि सवाल आएंगे तब आसानी से सरल पाएंगे, यदि अपने को डेफिनेशन याद रहेगी तो, है ना। नहीं तो हमें इसको 1 मिनट में समझा देता। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है ना, इसमें शेषफल नहीं बचता है ना। तो अपन डायरेक्ट, लेकिन अपने को भारत द्वारा समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अब 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना। 4 भी 2 से हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो तो सारे अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में जो अंक आते हैं 16, 18, 20 और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब इतने से आप समझ जाओ, है ना। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें शेषफल नहीं बचता है, वो सम संख्या, और जिसमें शेषफल बचता है वो क्या? जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो वो विषम संख्या है, ठीक है ना। चलो विषम संख्या को अपन अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है।
विषम संख्या, विषम संख्याएं कहलाती है ना। चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। जैसे एक, क्यों एक दो से छोटा है तो सीधी सी बात वो तो विषम संख्या आएगा से तीन, क्योंकि यदि दो से यदि तीन में भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो ये भी विषम संख्या रहेगी, है ना। चार तो चला जाएगा लेकिन पाँच नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शेषफल कितना बचेगा, एक बच जाएगा। छः भी चला जाएगा, फिर सात, फिर नौ, है ना, फिर 11, फिर 12 चला जाएगा, 13 नहीं आएगा क्योंकि एक शेषफल बच जाएगा, फिर 15, है ना। तो इस प्रकार अपन जिसमें आप भाग करते जाना, जिसमें शेषफल बच जाए तो वो विषम, और जिसमें शेषफल ना बचे वो सम संख्या, है ना। सीधा सा इसका तरीका है ना। तो अपन ज़्यादा ना उलझते हुए अपन आगे की डिफिनेशन पे चलते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं क्या है ना। तो उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्याएं, तो अपन क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले इसको समझ लो, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है ना। जैसे माने अपन ने संख्या 11 ली, तो 11 की उत्तर संख्या क्या रहेगी, उसमें एक जोड़ देंगे तो 12 होगी, है ना। तो उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या को परवर्ती संख्या भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और नया नाम क्या है इसको, परवर्ती संख्या भी कहते हैं ना। तो अपन इसको एक काम को छोटे रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी छोटी डेफिनेशन लिखा देते हैं ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अब आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, अभी अपने शुरुआत में इसी से मदद किया, मतलब कि जिसकी अपन गणना करते हैं वो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जो कि 1 से लेके तो 1000 तक जितनी भी वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या की ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अपन मान लीजिए अपन ने लिया क्या, एक लिया, तो एक को अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में एक और संख्या अपन उसके आगे की संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो। तो दो उसकी क्या हो गई, उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या, या उसको और भी क्या बोलते हैं, परिवर्ती संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि संख्या का परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल लिया, इसको अपन कैसे करेंगे सवाल के रूप में। जैसे मान लीजिए मेरे को 11 की उत्तरवर्ती संख्या चाहिए, तो 11 की उत्तरवर्ती संख्या 11 में अपन एक जोड़ देंगे ना, क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट बोला उसकी अगली संख्या, तो अगली संख्या अपने को कब प्राप्त होगी, जब अपन उसमें एक जोड़ेंगे, अर्थात 12। ठीक है, आया आपको समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती अनुवर्ती या एक परिवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक नए नाम से परवर्ती भी बोलते हैं, परवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या जिसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक अपन जोड़ने पर, चाहे 1 से 1000 तक जितनी भी संख्या है,
उसमें से यदि अपने को किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या निकालना, तो उस संख्या में अपने को एक जोड़ देना है, और जो संख्या आएगी वो क्या है, उसकी उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या आती है। तो इस प्रकार के यदि किसी भी सवाल में ऐसे डेफिनेशन पूछे तो आपको समझ जाना है कि इसमें करना क्या है ना। क्योंकि परिभाषा याद रहेगी तो आप आसान तरीके से इसको कर पाओगे, अन्यथा आप कन्फ्यूज हो गए, है ना। चलो, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी भी प्राकृत संख्या के ठीक पहले प्राकृत संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। देखो, इसमें अब उल्टा पूछ लिया, इसमें एक आगे की और इसमें एक पीछे की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, मतलब प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या से ठीक ठीक पहली प्राकृत संख्या उनकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अब मैंने एक संख्या ली क्या, 20, है ना। तो 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 20 में अपन एक घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 19। तो 19 पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा। चलो अपन जोड़ को समझ लेते हैं ना। वैसे जोड़ अपने कल बता, लेकिन इसकी परिभाषा को समझ लेता है कि आप कभी भी कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो समझते जाइए। जोड़ यानी कि क्या करते हैं, इसमें अपन गणनाएं करते हैं, अंकों को गणनाएं, ठीक है, गिनते हैं, गिनती से गिनते हैं, है ना। जैसे 20 और 25 को जोड़िए, 26 और 30 को जोड़िए, है ना। तो इसकी परिभाषा, ठीक है ना। घटाव किसको बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी समूह की वस्तु या कुछ भी, उसमें से हम उसका चिन्ह क्या रहता है, ये, है ना। इस चिन्ह से निरूपित करते हैं घटाव को। जैसे मान लीजिए मेरे पास 51 बकरियाँ, कितनी, 51 बकरियाँ का एक झुंड है, उसमें से 11 बकरी मैंने 11 बकरी क्या की मैंने निकाल दिया, तब कितनी बकरियाँ बचेगी मेरे पास, तो एक में से एक जाएंगे तो 0, 5 में से एक जाएंगे तो 4, कितनी, 40, ठीक है ना। तो इसकी अपन डायरेक्ट समझ ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये तो सरल चीज़ है, ठीक है ना। घटाव का तात्पर्य क्या है, इसमें अपन घटाव के चिन्ह के द्वारा अपन किसी को कम करते हैं, ठीक है ना। अब गुणा में क्या है, इसको चलो लिख लेते हैं अपन, किसी संख्या, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, किसी संख्या की समान समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, हम इसका चिन्ह क्या, इससे इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं।
निरूपित करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 12 है ना, 12 गुणित 5 करता है 12 की 5 बार पुनरावृत्ति। जिसे क्या लिखा है 12 गुणित 5 है ना, तो इसमें 12 की कितनी बार पुनरावृत्ति 5 बार। तो अपन 12 को यदि 5 बार लिखेंगे तो कितने बार, देखो कितना टफ हो जाएगा, 12 फिर 12 फिर 12। तो इसे अपन जोड़ेंगे तो बहुत परेशान होगा। तो गुणा में अपन क्या करते हैं, कितनी भी बार भी हो तो हम डायरेक्ट जितनी बार निकालना उसका उसमें अपन गुणा करके डायरेक्ट इसकी पुनरावृत्ति द्वारा इसकी उत्तर को अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलो अपन अब भाग पे चलते हैं, है ना। भाग ही बचा है, इसकी वजह से भिन्न बचेगा, है ना। तो चलो अपन भाग पे आते हैं। भाग में अपन क्या करते हैं, जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। भाग को इस चिन्ह के द्वारा अपन बताते हैं, है ना। भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य, जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक, तथा जो संख्या यह बताते हैं कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे भागफल कहते हैं। यदि भाज्य भाजक का गुणज नहीं है तो अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे शेषफल कहते हैं। भाजक भाज्य भागफल से संबंध, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है 11, ठीक। क्या लिखा मैंने 11, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ तो ये क्या है 2, तो ये क्या है भाजक, क्या है भाजक, ठीक। इसको क्या बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं। और जो जैसे अपन इसको हल कर लें, 2 के पहाड़े में 11 आता है, निप 10 आता है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 10। कितनी बार 5 कर, मैं 5 लिख दिया। और एक में से 0 जाएंगे तो एक बचेगा यहाँ 0 0, है ना। ऊपर जो अपन 5 आई ये क्या है भागफल, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। और फिर ये नीचे क्या है शेषफल, ठीक है ना, ठीक है। इसको गणित की भाषा में इस चिन्हों से परिभाषित करते हैं, कौन से, ये भाज्य का बराबर, ये भाजक का, ये क्यू किसका है भागफल का, और प्लस आर किसका शेषफल का, ठीक है ना। जहाँ x बराबर क्या है भाज्य, p बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल, ठीक है ना। ये आप समझ जाना, यहाँ मैंने पूरे सही तरीके से बता दी है ना। ये डायग्राम के द्वारा आप ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब लास्ट बचा है भिन्न, है ना। इसमें अच्छे अच्छे भैया बहन मार्क खा जाते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छे को समझ में नहीं आता। देखो भिन्न तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। साधारण भिन्न, जिसको अपन बट मतलब जिस भिन्न को 10 की घात ना होकर के कोई अन्य संख्या होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3/7, ये क्या है साधारण भिन्न, ठीक है ना। फिर दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं, मतलब वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। मतलब वो भिन्न जो 10 की घातों में हो, जैसे अपन संख्या लिखे 2/10, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे इसको 3/100 भी, है ना, आगे 1/1000 भी। तो ये क्या है दशमलव भिन्न। देखो ये दशमलव भिन्न क्यों आएगा, क्योंकि अपन 10 का 2 में भाग देंगे तो यहाँ पे भागने जाए इसकी शून्य लगी फिर दशमलव आएगा, तो इस प्रकार इसका नाम क्या होगा दशमलव भिन्न, है ना। भिन्न के प्रकार में एक समान भिन्न होता है, वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, है ना। हर क्या होते हैं समान होते हैं, जैसे यहाँ लिख देते अपन समान भिन्न, ठीक, समान भिन्न, है ना। समान भिन्न किसको बोलते हैं, जिसके क्या हर समान होते हैं, इसमें
हर समान होते हैं। उदाहरण समझना पड़ेगा तब आपको समझ में आएंगे ना। जैसे मैंने लिखा 1/2, इसी के आगे लिखा मैंने 3/2, फिर आगे लिखा मैंने 5/2। देखो इसमें ऊपर क्या अंश और नीचे क्या हर है ना, तो हर समान है ना, तो ये क्या है समान भिन्न, जिसमें क्या क्या रहते हैं हर समान रहते हैं है ना। असमान भिन्न में क्या रहता है, असमान भिन्न में, असमान भिन्न वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं है ना। देखो समान भिन्न में हर समान होते हैं और असमान भिन्न में हर असमान होते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 है ना, 2/3 या फिर 4/5, जिसमें हर समान नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हर समान नहीं होते, हर समान नहीं होते है ना। उचित भिन्न ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, उचित भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, जो अंश रहता है वह हर से छोटा होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/2, ठीक है, 2/3, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 4/5। नीचे क्या है हर, ऊपर क्या है अंश, तो अंश हर से छोटा है ना, ये अंश है ना, इनको अंश बोलते हो, इसको हर। तो उचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें जो अंश रहते हैं वो हर से क्या रहते हैं छोटे होते हैं, ठीक है ना। और अनुचित में से भिन्न जो अंश हर से बड़े होते हैं। अनुचित में अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न की एग्जाम्पल देख लो आप, 5/2, 7/3, इसमें हर से अंश क्या बड़े हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार संयुक्त भिन्न, एक पूर्णांक संख्या एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखती मैंने संयुक्त भिन्न है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ संयुक्त भिन्न है ना। संयुक्त भिन्न में 1 से 4/5 बराबर फिर 2 से 2/4। देखो संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं, एक पूर्णांक संख्या में एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, है ना। देखो 5 एकम 5, 5 ने 4 कितने होते हैं, इसको जोड़ रहे हैं अपन है ना, 5 एकम 5, 5 और 1, 5 एकम 5, 5 और 4 कितने होते हैं 9/5 है ना। तो ये क्या हो गया अपना, और व्युत्कृत भिन्न यदि पी और क्यू के भिन्न हो तो पी क्यू और पी को इस भिन्न की व्युत्कृत भिन्न कहलाते हैं। जैसे जैसे यहाँ लिखना अपन व्युत्क्रम भिन्न है ना, व्युत्क्रम भिन्न क्या करते हैं, यदि p, यहाँ लिखा मैंने p/q है ना, p/q एक भिन्न है ना, ये क्या है भिन्न है, तो इसे व्युत्क्रम भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, इसको q/p लिख देंगे है ना। जैसे अपन यहाँ मैंने एक संख्या लिखी 3/8 है ना, तो इसको व्युत्क्रम भिन्न करने के लिए मैं क्या करूँगा 8/3 लिख दूँगा है ना। ऐसे अपन बड़े सवालों में करते हैं, ठीक है ना। चलो अपन इसकी मुख्य तौर पे इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं ना। मैंने आपको इसके प्रकार को बताने में डेफिनेशन तो बताना भूल ही गए है ना। तो भिन्न किसे कहते हैं, एक भिन्न का अर्थ है एक समूह है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने एक समूह बनाया, ठीक है, इसके मैंने 4 भाग में को डिवाइड किया है ना। समय क्षेत्र का एक भाग से, जैसे वर्ग के 4 भाग में से एक छाया भाग है ना। जैसे मान लीजिए ये, इसको अपन छाया कर देते हैं ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे 1/4, भाग तो 4 है लेकिन इसका एक भाग इसका क्या छायांकित भाग हो गया,
ठीक है ना। ये वर्ग के 4 भाग दिख रहे हैं और इसका एक भाग मैंने क्या किया, इसमें बिल्कुल इसको छाया टाइप कर दिया। तो 4 में एक भाग कौन सा है, ये क्या होगा, भिन्न होगा। एक समूह होता है एक क्षेत्र का एक भाग से, जहाँ पर भिन्न की संख्या के रूप में व्यक्त करते समय कुल भाग p को हर के रूप में नीचे लिखते हैं या उनके nवें भाग का अंश के रूप में लिखते हैं। जैसे अपन इसको n बटा और p के रूप में भी लिख सकते हैं। जो n है वो क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, हर को p से दर्शाते हैं और अंश को n से। ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अपन ने आज का जो मैंने बेसिक बताया, ये 10वीं तक के गणित में अपन सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट करेंगे, उसमें इनका उपयोग होगा। इसलिए मैंने पहले से क्लियर कर दिया ताकि किसी भी भैया बहनों को बाद में डाउट ना हो। तो इन डेफिनेशनों को आप अच्छे से याद कर लेना, है ना, और प्रैक्टिस करना। इसमें जितने भी मैंने उदाहरण है, इससे संबंधित अपन और भी उदाहरण आप देख सकते हो, है ना। तो आज का वीडियो आपका जैसा लगा है, अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सभी मित्रों को शेयर करना, ताकि सभी अपने परिचित को इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम 5वीं कक्षा में जो भी मुख्य रूप से जो टॉपिक बचे हैं, सारे टॉपिक अपन कल कवर कर लेंगे मुख्य रूप से। और जो इसकी थ्योरी रहेगी वो तो अपन प्रैक्टिकल के द्वारा एनसीईआरटी में अभी जो वर्तमान बुक है वो तो प्रैक्टिकल के द्वारा अपन कर ही लेते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा समस्या नहीं आती। लेकिन जो समझने के लायक सवाल होते हैं उसको हमने बेसिक रूप से सारे चैप्टर अपन कल कवर कर लेंगे एक दो सवाल के रूप में। तो अपन इसके बाद फिर अगले दिन यानी क्या शनिवार से अपन कक्षा छठी मैथ का शुभारंभ करेंगे, है ना। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और यदि आपको लगे कुछ सुझाव दे तो आप सुझाव भी दे सकते कमेंट में। और आप सब सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को भेजें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो देखते रहें और आप सबका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।